स्टेज पर वो एक मशहूर हस्ती है जिसे लाखों लोग पूछते हैं, लेकिन स्टेज के पीछे वो मेरे पैर धोने वाली एक मामूली नौकरानी है। वो न सिर्फ अपने सबसे कीमती चेहरे से मेरे पैर सुखाती है, बल्कि डरते डरते मेरे साथ सोने का एक मौका भी मांगती है। इस पर मैं बस एक पालतू जानवर की तरह उसका सिर थपथपाता हूँ। पैर धोने की तुम्हारी कला में सुधार हुआ है। पैर धोने का अपना बर्तन लो और सीक्रेट कमरे में वापस जाओ। थोड़ी देर में मेरे मेहमान आने वाले हैं। ये दासी समझ गई। सुकेरू ने तुरंत सिर हिलाया। वो एक बिल्ली की तरह सीधी सादी है, लोगों के सामने जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं। वो घमंडी, सीधी और सबको नीचा दिखाने वाली लगती है, जो अपने स्टार होने का फायदा उठाती है। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। मुझे क्यों बुलाया है? एक नया शिकार आया है। मैं शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। असल में 2.5 दिन पहले मैं एक ड्रैगन किंग नॉवेल की दुनिया में आ गया था, एक बड़े कॉर्पोरेशन के वारिस के तौर पर, जिसका नाम था जियो चिंगमान। सिर्फ 18 साल की उम्र में मेरे पास 10 अरब की पॉकेट मनी थी और मैं इस ग्रह का सबसे कम उम्र का सबसे शक्तिशाली इंसान भी था। लेकिन इस शरीर का पिछला मालिक एक नाकाम विलेन था और जल्द ही वो उस हीरोइन के हाथों मारा जाने वाला था जिसे वो पसंद करता था पर पा नहीं सका, यानी चू योई और ड्रैगन किंग मिलकर उसे मार डालने वाले थे। सब कुछ बदलने के लिए मैंने 11 दिनों में एक हीरोइन सुकेरू को वश में किया और उसे ट्रेन किया, और अब मैं एक और दिन में चू परिवार की इस बड़ी बेटी को पकड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन कहना पड़ेगा, ये हीरोइन दिखने में काफी अच्छी है। उसका बदन कमाल का है और वो बेहद हसीन और खूबसूरत है। काले रंग की इस ड्रेस में वो और भी शाही लग रही है। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ, इस बार चू परिवार को जो नुकसान हुआ है, मैं अब और मदद नहीं करूँगा जब तक कि। ये कहते हुए मैं उसे बेशर्मी से घूरने लगा। उसका वो खूबसूरत जिस्म, जब तक कि तुम चू योई थोड़ी कुर्बानी न दो। तब जाकर चू योई को आखिर समझ आया। तो ये शिंगयुआन ने उसे इस मकसद से यहाँ बुलाया था। यह नाकाम इंसान अब चू परिवार की मदद नहीं करना चाहता। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे डर नहीं है कि अगर मैं गुस्सा हो गई तो मैं उसे नजरअंदाज कर दूंगी? ऐसी परी जैसी लड़कियों के सामने मैं तुरंत उसे सबक सिखाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ये शिंगयुआन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे इस अचानक हमले के सामने चू योई कुछ समझ ही नहीं पाई। अगर ये पहले होता तो ये शिंगयुआन उसका हाथ छूने की भी हिम्मत नहीं करता। लेकिन चू योई ने जो सोचा भी नहीं था वो हुआ। थप्पड़। मैंने हाथ उठाकर उसे 2 थप्पड़ मारे। चू योई एक पल के लिए सन्न रह गई। काफी देर तक उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बस हैरान और अविश्वसनीयता से भरी हुई थी। ये शिंगयुआन ने न केवल उसे छुआ बल्कि उसे मारने की हिम्मत भी की। जिसे हमेशा सबने सिर आंखों पर बिठाया था, उसने कभी ऐसी बेइज्जती सही थी? इतने लंबे समय तक तुम्हारा गुलाम बने रहने के बाद अब हमारी भूमिकाएं बदलने का समय आ गया है। इसके तुरंत बाद मैंने उसके चेहरे पर एक फाइल फेंक कर मारी। अगर तुम चाहती हो कि चू ग्रुप इस दुनिया में बना रहे तो चुपचाप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। अपनी मर्जी से मेरी पर्सनल नौकरानी बन जाओ ताकि मैं तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकूं। चू योई एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो अविश्वास से मुझे घूरने लगी और फिर गुस्से से चिल्लाई, थू है तुम पर? अपनी शक्ल आईने में देखी है? तुम ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? इस दुनिया में भाई ली हाओ के अलावा एक ही अच्छा आदमी है और वो दूसरे किसी भी आदमी को देखना तक पसंद नहीं करती। मैं तिरस्कार से हंसा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मेरी बात मान लो। फिर मैंने पास में रखी स्क्रीन चालू कर दी। जब चू योई ने वो मंजर देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। स्क्रीन पर दिख रहा था कि उसके माता पिता कुर्सियों से बंधे हुए थे और उनके बगल में कोई उनके सिर पर बंदूक ताने खड़ा था। योई, जल्दी पापा को बचाओ। अब यंग मास्टर ये को मना मत करो। उस लिहाओ में ऐसा क्या अच्छा है? तुम बस यंग मास्टर ये की बात मान लो। चू के माता पिता गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहे थे। कैसा लगा? अभी भी वक्त है, मुझसे माफी मांग लो। और वैसे भी चू ग्रुप बहुत जल्द ही जी जिन की कमी के कारण दिवालिया होने वाला है। अगर चू ग्रुप नहीं रहा तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी वो ऊंचे खानदान वाली अमीरजादी रहोगी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब की तरह बालेनियागा के सबसे महंगे ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनकर मेरे सामने घूम पाओगी? मैं उस पर और दबाव बनाने लगा। मेरा एक एक शब्द चू योई के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। ये सुनकर चू योई ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। चलो हकीकत को एक तरफ रखते हैं, तो क्या इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है? मुफ्त में दी हुई चीज मैं क्यों न लूं?
और वैसे भी मैं एक कमजोर लड़की ही तो हूँ। तुम एक मर्द होकर थोड़ा बड़ा दिल नहीं दिखा सकते? सिर्फ चू परिवार को 100-200 करोड़ की मदद ही तो की है। इतने कंजूस और छोटी सोच वाले, क्या तुम में मर्दों वाली कोई बात है भी? ये सुनते ही मुझे गुस्से में हंसी आ गई। ये कौन सा नया ड्रामा है? इसे कहते हैं सिर पर चढ़ाना। मैंने एक बार फिर अपना हाथ उठाया और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। चू योई जोरदार थप्पड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके गाल पर 5 उंगलियों के साफ निशान उभर आए। मैंने अपना एक पैर कुर्सी पर रखा और जमीन पर पड़ी चू योई को घूरकर देखने लगा। लगता है मिस चू को अभी तक अपनी हालत का अंदाजा नहीं हुआ है। ये शिंगयुआन, तुम बहुत ही कमीने और बेशर्म हो। इस तरह जबरदस्ती मुझसे वो काम करवाने का क्या मतलब है जो मुझे पसंद नहीं? चू योई की आंखों में जिद और नफरत साफ दिख रही थी। बकवास बंद करो। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, अभी इसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, या दूसरा, मुझे नजरअंदाज करके अपनी मनमानी करो। बेशक उसकी कीमत इतनी आसान नहीं होगी। इसके बाद मैंने एक और डॉक्यूमेंट निकाला जिस पर साफ साफ लिखा था, ली हाओ की ग्लोबल एग्जाम फ्री क्वालिफिकेशन रद्द करने का प्रस्ताव। कैसे नामुमकिन है? लगता है तुमने मेरे ये परिवार की ताकत और रुतबे को बहुत कम आंका है। मुझे लगता है तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारा ली हाओ भाई तुम्हारी वजह से बिना परीक्षा दिए पास होने का मौका खो दे, है ना? मैं धीरे धीरे हंसा। अब तुम्हारे पास सोचने के लिए 20 सेकंड हैं। अगर तुमने साइन नहीं किया तो तुम्हारा ली हाओ भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका पूरी तरह से खो देगा। वो एक बेरोजगार आवारा बन जाएगा और कुछ सालों बाद उसे जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। उसे बाहरी दुनिया में जाकर लड़ना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि उस बाहरी दुनिया में हर तरह के राक्षस और शैतान हैं। वहां जाने का मतलब है मौत के मुंह में जाना। जैसे ही मैंने ये कहा, चू योई का चेहरा और भी ज्यादा सफेद पड़ गया। मैंने उसे और उकसाते हुए कहा, और हाँ, अगर बाहरी दुनिया की जंग हार गए तो तुम्हारा ली हाओ भाई शायद बंदी बना लिया जाएगा। आखिरकार दूसरी प्रजातियां हमेशा से इंसानी नस्ल के शरीर की बनावट पर रिसर्च करती रही हैं। चू योई, क्या तुम वाकई अपनी इस झूठी इज्जत के लिए अपने सबसे प्यारे ली हाओ भाई को मरते हुए देखना चाहती हो? चू योई ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे मानना पड़ा कि ये शिंगयुआन का कहा हुआ एक एक शब्द उसकी रूह को भेद रहा था। लेकिन अपने ली हाओ भाई के भविष्य के लिए अपनी आजादी को दांव पर लगाना, क्या ये सब इसके लायक है? आखिरी 3 सेकंड बचे हैं। अब तुम्हारे रिश्ते की परीक्षा का समय आ गया है। चू योई को अब भी हिचकिचाते हुए देखकर मैंने ठंडी सांस भरी। मैं साइन करूंगी। चू योई ने हल्के से अपने दांत भींचे और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने साइन किया, मैं मुस्कुराया। याद रखना, तुम्हारी हर चीज मेरी है। आज के बाद मेरे सामने अपनी हद में रहना। मुझे यंग मास्टर कहकर बुलाना, समझे? तुम्हारे ली हाओ भैया के सामने। हाँ, मैं तुम्हें धीरे धीरे आदत डालने का समय दूंगा। ये शिंगयुआन की छेड़छाड़ के सामने चू योई बेबस था। उसने बेमन से सिर हिला दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हार मान लेगा। वो मौका मिलते ही ली हाओ भैया के पास वापस चला जाएगा। वो ली हाओ भैया से प्यार करता है, पर जरूरी नहीं कि उसका शरीर भी ली हाओ भैया का हो। बहुत अच्छे बच्चे, थोड़ी देर में शांग येनियन के पास जाकर अपनी यूनिफॉर्म ले लेना। आज रात क्राउन होटल में आकर मुझसे मिलना। ओह हाँ, रात को सफेद स्टॉकिंग्स पहनना। मैं काली वाली से बोर हो गया हूँ। ये कहकर मैंने ऑफिस का सीक्रेट दरवाजा खोला और एक शैतानी मुस्कान के साथ अंदर चला गया। मेरे गायब होने के बाद DGO चू योई जमीन पर ढह गया। क्राउन होटल, ये तो वही जगह है जहाँ ली हाओ भैया पार्ट टाइम जॉब करते हैं, है ना? कहीं ली हाओ भैया ने मुझे देख लिया तो? ऑफिस से निकलने के बाद चू योई सेक्रेटरी के ऑफिस आया। मिस्टर चू, ये मेड का जोड़ा यंग मास्टर ये ने आपके लिए तैयार करवाया है, और साथ में कुछ सुंदर और छोटी एक्सेसरीज भी हैं। यंग मास्टर ये ने कहा है कि सब कुछ ठीक से पहनना होगा। काउंटर के सामने मेरी पर्सनल सेक्रेटरी, जो मेरी सबसे वफादार सबॉर्डिनेट भी है। शांग येनियन ने अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान लाकर चू परिवार के इस लाडले को मजाक उड़ाने वाले अंदाज में देखा। कभी घमंडी और बेकाबू रहने वाले चू के इस लाडले को अब यंग मास्टर ये के हाथों की कठपुतली बनते देख उसके दिल को एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। किसने कहा था तुमसे इतना घमंड दिखाने को? यहाँ तक कि जब वो चू योई को मेड की यूनिफॉर्म दे रही थी, तब भी शांग येनियन ने जानबूझकर
चमड़े के कॉलर पर लगी घंटी को बजाया। उसका मजाक उड़ाने का इरादा साफ जाहिर था। शांग येनियंग की बातों का मतलब समझकर और उसे बेहद शर्मिंदा करने वाली इस मेड की यूनिफॉर्म को देखकर चू योई का पहले से ही पीला पड़ा चेहरा और भी सफेद हो गया। ये शिंगयुआन, वो कमीना जानवर, वो चाहता है कि मैं, लेकिन आखिरकार उसने वो चीजें ले ली और मुड़कर चला गया। श्याओ छिंग मान। जल्द ही शाम हो गई। चू विला। चू योई शर्म से लाल चेहरे के साथ ठीक से कपड़े पहनने के बाद असहज कदमों से चलते हुए धीरे धीरे चू परिवार के मेन गेट से बाहर निकला। मेन गेट के बाहर एक लंबी बेंटली लिमोजिन खड़ी थी। तुम्हारा भाई यहाँ कब से इंतजार कर रहा है? कार के अंदर सब तैयार है। आज रात की मास्क पार्टी में मुझे निराश मत करना। ये सुनकर शांग येनियन ने तुरंत सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए यंग मास्टर, ये ली हाओ की जगह तय कर दी गई है। आज रात उसे एक सरप्राइज जरूर मिलेगा। बहुत अच्छे, ये काम होने के बाद मैं तुम्हें सीधे अपने ऑफिस में आने दूंगा। तुम्हें प्रमोट करके अपना चीफ सेक्रेटरी बनाऊंगा जो मेरे ऑफिस में काम करेगी। इन चंद आसान से शब्दों में एक जबरदस्त मर्दाना कशिश थी जिसे सुनकर शांग येनियन की सांसें अटक गईं। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसने अपनी आंखें झुका ली ताकि उनमें छिपा प्यार कोई देख न ले। यंग मास्टर, ये आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। जब तुम मेरे ऑफिस में आ ही रही हो तो अब से मुझे यंग मास्टर ये कहना बंद करो। मुझे सीधे यंग मास्टर बुलाना। मेरे लहजे में हुक्म था। जी यंग मास्टर। ये बात सुनते ही शांग येनियन फौरन सब कुछ समझ गई। उसका चेहरा और भी शर्मा गया। आखिरकार करोड़ों की ये दौलत उसकी होने वाली थी। उसी वक्त दूसरी तरफ क्राउन होटल में COM ली हाओ, आज रात तुम्हें थोड़ी ज्यादा देर काम करना होगा। आज रात होटल में एक बड़ी पार्टी है। COMUCE, तुम्हें दरवाजे पर सिक्योरिटी का काम करना होगा। मैं तुम्हें 10 गुना ओवर टाइम दूंगा। होटल मैनेजर ने एक शानदार सूट पहने हुए एक हैंडसम नौजवान से कहा। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि इस कहानी का हीरो ली हाओ था। चू योई का प्यार। लेकिन ली हाओ ने कुछ कहने की कोशिश करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे हाल ही में पैसों की बहुत कमी थी, लेकिन आज रात उसे चू योई के साथ डेट पर भी जाना था। चू योई के साथ उसका रिश्ता हाल ही में गहरा होता जा रहा था। हालांकि उसने अभी तक योई का हाथ भी नहीं पकड़ा था, लेकिन उसे लगा कि आज रात सबसे अच्छा मौका है। यह उसके पहले हरम का मामला था। एक बार जब वो चू योई को पालेगा तो उसे चू परिवार की मदद मिल जाएगी और वो आसमान छू लेगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 2 गुना ओवर टाइम दूंगा और तुम्हें 1 घंटा पहले जाने की खास इजाजत भी दूंगा। ली हाओ को मना करने की सोचते देख मैनेजर ने उसे प्यार से समझाया। ली हाओ ने एक पल के लिए सोचा और फिर भी मान गया। 1 घंटा पहले निकलकर वो डेट के लिए ठीक समय पर पहुंच सकता था। उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक मास्करेड पार्टी में चलना होगा। मैंने चू योई की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। क्या मैं अपनी इस मेड ड्रेस में ही जाऊंगा? हाँ, मेरी आंखों में उम्मीद की एक झलक चमक उठी। लेकिन मैं तुम्हें पूरी पार्टी में मास्क पहने रहने की इजाजत दूंगा। ये बात सुनते ही उसने राहत की सांस ली। इसके बाद चू योई का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसे कुछ और याद आया। तो क्या मैं नहीं? चू योई के अपनी बात पूरी करने से पहले ही मैंने बेरहमी से मना कर दिया। कुछ सबक हैं जो उसे जरूर सीखने चाहिए। मेरी बातों ने चू योई को ऐसा महसूस कराया जैसे वो किसी बर्फीली गुफा में गिर गया हो। एक सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए उसके हाथ पैरों में दौड़ गई और जल्दी ही पूरे शरीर में फैल गई। यह एहसास कितना दर्दनाक है। क्या मुझे आज पूरी रात ऐसे ही रहना पड़ेगा? और तो और पार्टी में इतने सारे लोग होंगे, इतने सारे लोगों के सामने ऐसा दिखावा करना कि कुछ हुआ ही नहीं। ये सच में बहुत मुश्किल है। चू योई ने अपनी ड्रेस का कोना मरोड़ा और हल्के से अपने होंठ काट लिए। उसका शरीर और भी ज्यादा नाजुक और कोमल हो गया। लेकिन आखिर में चू योई ने समझौता करने का फैसला किया। थोड़ी देर की सहनशीलता शांति लाएगी। बस कुछ देर और बर्दाश्त करना है। जब ये जिंगयुआन लापरवाह हो जाएगा तो उसे इस शैतान के चंगुल से बचने का मौका मिल जाएगा। उस समय वो ये जिंगयुआन को अपने पैरों के नीचे बुरी तरह से कुचल देगा। उसे ऐसी हालत में पहुंचा देगा कि वो न जी सकेगा और न मर सकेगा। ये सोचकर चू योई ने अपने दिल के दर्द को दबाने की पूरी कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती से चू योई को यह अंदाजा नहीं था कि आज रात उसे जो बेइज्जती सहनी पड़ेगी वो सिर्फ इतनी ही नहीं थी, उसकी दर्द भरी जिंदगी तो अभी शुरू हुई थी। आधे घंटे बाद जैसे ही वे अपनी मंजिल पर पहुंचे,
चू योई ने कार की खिड़की के बाहर उस जानी पहचानी परछाई को देखा। एक पल के लिए उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात हो गई है, ली हाओ भैया अभी तक क्राउन होटल से गए क्यों नहीं? उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो वो इसे कैसे छिपाए ताकि उसके और ये जिंगयुआन के रिश्ते के बारे में ली हाओ भैया को पता न चले। अचानक चू योई को कुछ सूझा। उसने जल्दी से मेरे बगल में बैठकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे एक मास्क चाहिए। मैंने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा, बहुत ज्यादा चाहिए क्या? ये सुनकर चू योई ने अपने पीले पड़े छोटे से चेहरे पर लहसुन कूटने की तरह तेजी से सिर हिलाया। उसकी पानीदार खूबसूरत आंखों की एक जोड़ी उम्मीद और चाहत से मेरी ओर देख रही थी। उसे इस हाल में देखकर मैं और भी शैतानी से मुस्कुराया। तुम्हें मुझे क्या कहकर बुलाना चाहिए? चू, यंग मिस। मैंने जानबूझकर आखिरी शब्द को लंबा खींचा। ये सुनते ही चू योई का चेहरा एकदम बदल गया और वो शर्म और गुस्से से भर गया। ये जिंगयुआन, ये कमीना जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ये सोचकर कि वो चू परिवार का इज्जतदार और सम्मानित यंग मिस आज न केवल उसे झुककर उस कमीने ये जिंगयुआन को यंग मास्टर कहना पड़ रहा है, बल्कि ये जिंगयुआन की धमकियों और लालच के आगे मजबूर होकर यह सेक्सी और हॉट जापानी स्टाइल की मेड ड्रेस भी पहननी पड़ रही है। ये सोचते ही वो चाहती थी कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। घटिया, ये बहुत घटिया है। वो नौकरानी नहीं बनना चाहती थी, खासकर ये शिंगयुआन जैसे कमीने की नौकरानी बनना। ये कमीना, क्या वो इसके लायक भी है? चू योई ने गुस्से से मुझे घूरा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन वो ली हाओ भाई को अपनी ये हालत नहीं दिखा सकता था। फिर उसने कुछ गहरी सांसें ली और हिम्मत जुटाकर मेरी तरफ देखा। यंग मास्टर, योई को आपका मास्क चाहिए। इतना कहकर चू योई ने अपना सिर झुका लिया। वो शुतुरमुर्ग की तरह शर्म से गड़ा जा रहा था, लेकिन मुझे इस पल में बड़ा सुकून मिल रहा था। कुछ घंटे पहले वो कितना घमंडी लग रहा था, लेकिन अब वो मेरे सामने सिर झुकाए खड़ा था। चू योई बहुत तेज है, लेकिन ली हाओ भाई को पाने के लिए उसने फिर भी मेरा हुक्म माना। यंग मास्टर, मास्क तुम्हारे लिए है, खुद पहन लो। तभी चू योई को गुस्से में एहसास हुआ कि उसके मुंह में पहले से ही आधा हीरो से जड़ा एक आकर्षक लाल लोमड़ी का मास्क था। गाड़ी से उतरने के बाद मैंने चू योई की कमर में हाथ डाला और उसके कान में फुसफुसाया, थोड़ी देर में जब तुम ली हाओ के सामने से गुजरोगे तो मेरे लिए नखरे से कुछ बार ये भाई चिल्लाना, नहीं तो मैं वहीं पर तुम्हारा मास्क उतार दूंगा और तुम्हारे ली हाओ भाई को अच्छे से तुम्हारी ये दिलकश नौकरानी वाली ड्रेस देखने दूंगा। योई जानता है, योई यंग मास्टर को कभी निराश नहीं करेगा। चू योई ने अपने दिल की घबराहट को दबाया और जबरदस्ती मुस्कुराया। उसने मेरी बात मान ली, लेकिन मन ही मन वो ये शिंगयुआन के पुरखों को 18 पीढ़ियों तक कोस रहा था। लेकिन हकीकत के आगे मजबूर होकर उसे झुकना ही पड़ा। जैसे जैसे होटल का दरवाजा करीब आता गया, पास में ही ली हाओ को देखकर मैं धीरे धीरे उत्साहित होने लगा। सामने से आते हुए लोगों को देखकर ली हाओ के दिल में नफरत भर गई। एक और आ गया जो सिर्फ औरतों के साथ खेलना जानता है। देर सवेर वो इन सभी कचरों से छुटकारा पालेगा, खासकर इस ये शिंगयुआन से। उसके पीछे जो ये परिवार है, उससे उसकी खानदानी दुश्मनी है, इसलिए भविष्य में वो ये शिंगयुआन को अपने हाथों से जरूर मारेगा। लेकिन जब उसने उस लड़की को देखा जिसे मैंने पकड़ा हुआ था, तो उसे अजीब सी जानी पहचानी भावना महसूस हुई। वो परछाई कुछ कुछ उसकी योई जैसी क्यों लग रही है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ली हाओ खुद पर ही हंसा। ये तो छोड़ ही दो कि उसका योई तो वो घमंडी और मजबूत लड़की है। अगर वो सच में ये शिंगयुआन के साथ होती भी, तो भी अपने स्वभाव के कारण वो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनती और न ही किसी दूसरे आदमी की बाहों में होती। ली हाओ ने अपना सिर हिलाया। वो अपने दिमाग में अचानक आए इस ख्याल को निकालना चाहता था, लेकिन वो इसे निकाल ही नहीं पा रहा था। लानत है, आखिर उसे हो क्या गया है? जैसे ही मैं उसके सामने गया, मैंने कहा, अपने ली हाओ भाई को देखो और मुझे ये भाई बुलाओ, कई बार बुलाओ और थोड़ा कामुक बनो। मेरा धीमा हुक्म सुनकर चू योई की आंखें इधर उधर भागने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसमें हुक्म न मानने की हिम्मत नहीं थी। उसका नाजुक शरीर हल्के से कांपा और वो खुद को सिकोड़ने से रोक नहीं पाया। फिर वो ये भाई बुलाने लगा, लेकिन चू योई की वो दिलकश और मदहोश कर देने वाली आवाज सुनकर ली हाओ का दिल मचल उठा और उसकी नाक से खून लगभग बह ही गया था। लानत है, अपनी इस छिनाल लोमड़ी को काबू में नहीं रख सकते। ये भाई सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है।
कौन नहीं जानता कि तुम्हारा सरनेम ये है। ली हाओ अपने अंदर की उथल पुथल भरी इच्छाओं को और नहीं सह सका। गुस्से में आकर वो जोर जोर से गालियां देने लगा, और जैसे ही उसने ये कहा, जो चू योई पहले ये शाओ को बुला रहा था, उसका चेहरा एकदम से पतीले जैसा काला पड़ गया। ली हाओ की हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह डांटने की। चू योई ने अपने होंठ भींच लिए, उसकी आंखें लाल हो गईं। अगर ये ली हाओ के भविष्य के लिए नहीं होता तो वो खुद को क्यों कुर्बान करता? आखिर वो ये सब किस लिए कर रहा था, किसके लिए? और ली हाओ फिर भी उसे इस तरह जलील कर रहा था। चू योई के दिल में गुस्से की एक लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल मैंने फुर्ती से उसका नकाब खींचकर उतार दिया। इस अचानक हुए बदलाव ने चू योई को हैरान कर दिया। वो सीधे डर के मारे चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं छोटे मालिक। चू योई घबराकर अपना चेहरा ढकने लगा। नकाब पहने हुए मैंने उसकी हालत देखी। मैंने बेरुखी से उसे धमकी दी, तुम्हारे ली हाओ भाई ने अभी अभी मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है ना? चू योई को अब और कुछ सोचने की सुध नहीं थी। उसने तुरंत आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और एक कोमल मोहक आवाज में कहा, योई जानता है, योई आज रात आपको जरूर संतुष्ट करेगा छोटे मालिक। मैं आपसे विनती करता हूँ छोटे मालिक, योई को अभी नकाब की बहुत जरूरत है। ली हाओ एक तरफ खड़ा दोनों को डांस हॉल में जाते हुए देख रहा था। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे लगा कि ये दोनों लोग बहुत अजीब हैं, खासकर वो नकाब पहने हुई औरत। लेकिन वो यह नहीं बता पा रहा था कि अजीब क्या है, इसलिए उसने सोचना छोड़ दिया। पार्टी में 20 मिनट रुकने के बाद मैं चू योई के साथ गायब हो गया। गोल्डन क्राउन होटल के नीचे अपनी पार्ट टाइम जॉब जल्दी खत्म करके ली हाओ बेचैनी से अपनी वीचेट हिस्ट्री देख रहा था। अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? वो पूरे 20 मिनट से इंतजार कर रहा था, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। ली हाओ कुछ देर हिचकिचाया, फिर उसने एक वीडियो कॉल की। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। और दूसरी तरफ जो चू योई व्यस्त था, उसे अचानक एक वीडियो कॉल आया। वो एक पल के लिए घबरा गया। वो लॉग आउट करना भूल गया था। आज रात ली हाओ के साथ तुम्हारी डेट। क्या तुम जवाब नहीं देना चाहते? अपने ली हाओ भाई को चिंता में मत डालो, समझे? चू योई के चेहरे के भाव देखकर मैं संतुष्टि से मुस्कुराया। इस पल चू योई का चेहरा डर और बेचैनी से भरा हुआ था। उसने घबराकर अपने हाथ में अपना फोन पकड़ लिया। उसका दिल धक धक कर रहा था। अगर ली हाओ को पता चल गया। वो कुछ देर हिचकिचाया, फिर उसने ऑडियो कॉल उठाने का फैसला किया। कैमरा बंद करके, हेलो ली हाओ भाई, योई तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। तुम इतनी देर से मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आज रात मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हम फिर किसी दिन मिलेंगे। योई क्या हुआ? तुम बात करते हुए इतना हाफ क्यों रहे हो? तुम्हारी आवाज इतनी भारी क्यों है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। तुम ज्यादा मत पूछो। अच्छा, ऐसी बात है। तो योई, मैं आज डेट पर तुम्हें एक अच्छी खबर बताने वाला था। खैर, जब आज रात हम नहीं मिल सकते तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। योई, क्या अच्छी खबर है? मुझे इंपीरियल यूनिवर्सिटी में बिना परीक्षा के एडमिशन मिल गया है। मैंने कुछ दिन पहले ही इसके लिए अप्लाई किया था और अब यह मंजूर हो गया है। इसका मतलब है कि मैं अब इंपीरियल यूनिवर्सिटी का एक नया स्टूडेंट हूँ। ये शब्द सुनते ही चू योई की सांसें तेज हो गईं। उसे ली हाओ की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। काफी देर की खामोशी के बाद उसे तब जाकर होश आया। उसे धोखा दिया गया है। वो असल में ये शिंगयुआन से धोखा खा गया। चू योई ने गुस्से में पलटकर अपने पीछे देखा। एक पल के लिए चू योई खुद को कोसने से रोक नहीं पाया। इस वक्त वो ये शिंगयुआन से बहुत ज्यादा नफरत कर रहा था, लेकिन अपनी मौजूदा हालत में उसके पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। योग्यता रद्द। इस पल योग्यता रद्द होने की खबर बंदूक से निकली गोली की तरह थी। रद्द, जिसने दुश्मन के शरीर में घुसकर उसे जानलेवा चोट पहुंचाई थी। रद्द, और अब उस गोली को बंदूक में वापस डालकर दुश्मन को हुए नुकसान को ठीक करना पूरी तरह से नामुमकिन था, क्योंकि उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए थे। ब्लू स्टार के कानून के हिसाब से वो अब खुद का नहीं रहा। चू योई ने कसकर अपनी मुठियां भींच ली। वो गुस्से से अपने दांत पीस रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे शब्दों में, कुछ कपड़े एक बार पहन लिए जाएं, तो वो उन्हें फिर कभी नहीं उतार सकता था। ली हाओ, हेलो हेलो योई, तुम किसे कोस रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? चू योई, ली हाओ भाई, मुझे कुछ काम है।
मैं पहले फोन रखता हूँ। इतना कहकर चू योई ने तुरंत वीचैट कॉल काट दी। फिर उसने अपना फोन जोर से बिस्तर पर पटक दिया। उसने गुस्से में पलटकर ये शिंगयुआन को घूरा, लेकिन कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास चुपचाप सहते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, जबकि वो शैतान बेरहमी से उसकी बची खुची कीमत निचोड़ रहा था। उसे बहुत बुरी तरह धोखा दिया गया था। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा पर्दे की दरार से धीरे धीरे कमरे में आ रही थी। जब चू योई ने अपनी आंखें खोली तो उसने एक आदमी का बड़ा सा चेहरा देखा। उस आदमी के नैन नक्श बहुत तीखे थे, जैसे किसी मूर्तिकार की बेहतरीन कलाकारी हो। उसके तीखे नैन नक्श में थोड़ी शरारत झलक रही थी। यंग मास्टर। ये शिंगयुआन को देखते ही चू योई को गुस्सा नहीं आया, न ही उसे चिढ़ हुई और न ही नफरत, बल्कि उसने डर के मारे अनजाने में उसे इस नाम से पुकारा। ये सुनकर ये शिंगयुआन की आंखों में एक गहरी चमक आ गई। उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल गई। उसने अपनी गहरी और भारी आवाज में कहा, तुमने अभी मुझे क्या कहकर बुलाया? ये शिंगयुआन की बात सुनकर चू योई कुछ देर के लिए हैरान रह गया। फिर चू योई को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में इस बदमाश को यंग मास्टर कह दिया था। ये सोचते ही कि इस बदमाश ने उसके लिए इतना बड़ा धोखा रचा है, उसे पूरी तरह से बेवकूफ बनाया और उससे वे सब शर्मनाक काम करवाए। चू योई का गुस्सा भड़क उठा और वो नफरत से भर गया। ये शिंगयुआन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहकर चू योई ने अपना मुक्का उठाया और ये शिंगयुआन की तरफ बढ़ा। लेकिन चू योई का हाथ ये शिंगयुआन के शरीर पर पड़ने से पहले ही ये शिंगयुआन ने एक झटके में उसकी कलाई पकड़ ली। ताकत में बहुत ज्यादा फर्क होने की वजह से चू योई खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। ये शिंगयुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और खतरनाक अंदाज में चू योई को घूरने लगा। बिकने वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुम सब भूल गए क्या? ये सुनकर चू योई ने दांत पीसते हुए ये शिंगयुआन को घूरा और गुस्से में चिल्लाया, ये शिंगयुआन, तुम बहुत कमीने और बेशर्म हो। चू योई को इस तरह गुस्से में खुद के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले अंदाज में देखकर ये शिंगयुआन को अचानक मजा आने लगा। उसे कुछ भी समझाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपनी एक उंगली उठाई और चिढ़ाते हुए चू योई की पतली ठुड्डी को ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए पूछा, ओह, मैं नीच और बेशर्म कैसे हो गया? चू योई ने अपनी मुठियां भींच ली। उसका गुस्सा काबू से बाहर था। उसका मन किया कि वो आगे बढ़कर ये शिंगयुआन के साथ ही खत्म हो जाए, लेकिन वो जानती थी कि अपनी काबिलियत के दम पर वो इस कमीने का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती। घटिया, तुम बहुत घटिया हो। तुमने मुझे फंसाने के लिए चाल चली, मुझसे जबरदस्ती गुलामी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया। चू योई ने नफरत से दांत पीसे। गुस्से की वजह से उसकी गोरी सुराहीदार गर्दन पर नसें उभर आईं। अगर ये नीचता और बेशर्मी नहीं है तो और क्या है? हन, मैंने कौन सी चाल चली? ये शिंगयुआन ने होंठ सिकोड़कर लापरवाही से पूछा। क्या इस पर तुमने अपनी मर्जी से साइन नहीं किया? तुमने ध्यान से देखा भी नहीं कि वो कैंसलेशन का डॉक्यूमेंट आखिर किस काम का था? तुमने तो बस कुछ बड़े बड़े शब्दों पर भरोसा कर लिया और खुद ही मनगढ़ंत नतीजा निकाल लिया। ये सुनते ही चू योई थोड़ी हिचकिचाई। उसे लगा कि ये शिंगयुआन की बात में शायद कोई गलती नहीं है, लेकिन तुमने जबरदस्ती अपने विचार मुझ पर थोपे और मुझे वो काम करने का हुक्म दिया जो मुझे पसंद नहीं। खासकर मुझे वो शर्मनाक मेड वाली ड्रेस पहनने के लिए मजबूर किया। क्या ये एक चाल नहीं है? चू योई ने हार न मानते हुए जवाब दिया, लेकिन उसके तेवर पहले ही काफी ढीले पड़ चुके थे। ये भी कोई बात हुई? क्या तुम्हें भी इसमें मजा नहीं आ रहा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम कल रात खुश नहीं थी? ये शिंगयुआन ने पलटकर पूछा। मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? अचानक चू योई को कुछ याद आया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, ये शिंगयुआन, तुम नीच और बेशर्म हो। आवारा जानवर। हम तारीफ के लिए शुक्रिया। कौन तुम्हारी तारीफ कर रहा है? दफा हो जाओ। चू योई गुस्से से तमतमा उठी। उसने गुस्से में अपने दांत लगभग पीस ही लिए थे। ये शिंगयुआन चू योई को इस हालत में देखकर खुश हुए बिना नहीं रह सका। आज से तुम्हें रोज कंपनी में रिपोर्ट करना होगा। कंपनी में आते ही सीधे मेरे ऑफिस में आना। जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लिया है तो तुम मेरी हो। मेरी कंपनी फालतू लोगों को नहीं पालती। ये शिंगयुआन ने शीशे के सामने खड़े होकर अपने सूट का कॉलर ठीक किया। उसकी बेपरवाह आवाज सुनाई दी, जैसे वो चू योई को बस बता रहा हो एक बहुत ही मामूली सी बात। मन में प्यार पनपना, वक्त के साथ प्यार गहराना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, यही वो बात थी जिस पर वो हमेशा यकीन करता था, भले ही वो एक बड़ी विलेन क्यों न हो।
और चू योई किस्मत की मारी हीरोइन है। वो देर सवेर चू योई को खुद से बेइंतहा प्यार करने पर मजबूर कर देगा। एक पालतू कुत्ते की तरह वो उसकी हर बात मानेगी। उसके लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देगी। उसकी बाकी की जिंदगी सिर्फ उसी के नाम होगी। ये सुनकर चू योई को लगा जैसे वो खून की उल्टी कर देगी। उसने दांत पीसते हुए कहा, किस हक से? चू योई की बात ये शिंगयुआन के कानों में पड़ी। वो धीरे धीरे मुड़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा कैमरा था। उसके चेहरे पर मजाकिया भाव थे। किस हक से? मेरा अंदाजा है कि तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारा ली हाओ भाई ये देखे कि कल रात तुम उससे फोन पर बात करते हुए कैसी लग रही थी, है ना? चू योई चौंक गई। तब जाकर उसे ये शिंगयुआन की धमकी समझ में आई। उसका चेहरा फौरन गुस्से से तमतमा गया और वो एकदम से भड़क उठी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम कोई भी उल जलूल हरकत मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये शिंगयुआन के होठों पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बेहद ठंडी थी और उसका लहजा और भी ज्यादा बेरहम और क्रूर हो गया। लगता है तुम फिर भूल गई। इस वक्त तुम मेरी नौकरानी हो। मेरे सामने अब से मुझे छोटे मालिक कहकर बुलाओगी। अगर दोबारा बिना किसी सम्मान के चिल्लाई तो मैं ये वीडियो तुम्हारे ली हाओ भैया को भेज दूंगा। ये सुनकर चू योई गुस्से से कांपने लगी। यह नीच, चालाक, बेशर्म, मक्कार और घटिया आदमी, मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए बद्दुआ देती हूँ। तुम्हारा वंश खत्म हो जाए, तुम्हारी कोई औलाद न हो। चू योई ने मन ही मन सोचा, छोटे मालिक, योई से गलती हो गई। योई को अपनी गलती का एहसास है। चू योई अपने दिल में भरे अपमान और गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने जबरदस्ती चापलूसी भरी मुस्कान चेहरे पर लाई और ये शिंगयुआन से माफी मांगी। योई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। योई अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएगी। एक अच्छी मेड बनकर आपकी अच्छी तरह से सेवा करेगी। ये शिंगयुआन की कड़ी धमकी का सामना करते हुए चू योई को एक बार फिर झुकना पड़ा। चू योई को इस तरह देखकर ये शिंगयुआन ने संतुष्टि से होंठ सिकोड़े। फिर उसकी नजर चू योई के गुलाबी नाइट गाउन पर पड़ी। वो हल्के से मुस्कुराया। याद रखना, शान ज्ञान के पास जाकर नई मेड की ड्रेस ले लेना। याद रखना, उसे ठीक से पहनना। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। भविष्य में कंपनी में मैं एक असली सेक्सी मेड देखना चाहता हूँ। ये शिंगयुआन की दबंग और बदतमीज मांग सुनकर चू योई का मन किया कि वो जाकर उसे पीट कर अधमरा कर दे, लेकिन ये शिंगयुआन की जबरदस्त ताकत के कारण चू योई ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकी। यहाँ तक कि वो एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोल सकी और चुपचाप उसकी मांग को अपने दिल में याद कर लिया। मन ही मन उस घिनौने आदमी को कोस रही थी कि वो जल्दी मर जाए और उसे मुक्ति मिल जाए और कभी भी चैन से न रह पाए। समझ गई छोटे मालिक। योई, मैं एक मेड के तौर पर अपना काम अच्छे से करूंगी। चू योई ने घुटन महसूस करते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज नाजुक, नर्म और आज्ञाकारी थी। ये सुनकर ये शिंगयुआन संतुष्ट होकर चला गया। ये शिंगयुआन की दूर जाती पीठ को देखते हुए चू योई ने अपनी मुठियां इतनी जोर से भींची कि उनमें से कटकने की आवाज आई। दूसरी तरफ गोल्डन क्राउन होटल की छत के हेलीपैड पर शाओ चिंग आराम से हेलीकॉप्टर में बैठी थी। उड़ान भरने की तैयारी कर रहे ये शिंगयुआन की आंखें अचानक ठहर गई। उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। गॉड लेवल सिलेक्शन सिस्टम चालू हो गया है। पहला, चू योई का वीडियो कॉल ली हाओ को दे दो। इनाम में पाए गॉड लेवल मार्शल आर्ट्स तकनीक हेवन एंड अर्थ फिस्ट। ली हाओ को मार डालो। इनाम में पाओ एज 300 साल की शक्ति और चू योई का दिल जीतो शाओ चिंगमान। उसे पूरी तरह से अपनी सेक्सी नौकरानी बना लो शाओ चिंगमान और ली हाओ के सामने ले जाकर प्यार जताओ। ली हाओ को पूरी तरह से तोड़ दो और इनाम पाओ। माइंड स्टील स्टैम्प का अधूरा फॉर्मूला। सिस्टम रिमाइंडर, इस बार तुम इनाम पहले लेकर बाद में काम कर सकते हो। सिस्टम के इंटरफेस को देखते हुए ये शिंगयुआन ने बिना सोचे समझे सीधे तीसरा विकल्प चुन लिया। और कोई बात नहीं थी, उसे बस अपने अधीन काम करने वालों के साथ धीरे धीरे रिश्ता बनाना पसंद था। इसके अलावा मेंटलिटी मिनी सिस्टम चालू हो जाएगा। जब भी होस्ट आप किस्मत की मारी किसी हीरोइन के साथ पंगा लेंगे, किस्मत के हीरो की मानसिकता को कुछ पॉइंट्स का इनाम मिलेगा जो सिर्फ कुछ आंकड़ों तक ही सीमित होगा। जैसे कि तुम उम्र बढ़ा सकते हो, अपनी शक्तियाँ बढ़ा सकते हो, चार्म वैल्यू बढ़ा सकते हो, शाओ चिंग अपनी खुद की काबिलियत भी बढ़ा सकते हो, वगैरह वगैरह। एक के बाद एक। तभी ग्रैंडपा शांग की आवाज ये शिंगयुआन के कानों में गूंजी। युवा मालिक, ली हाओ आज सुबह अपनी सीनियर सुकेरो से मिलने हैंगडियन गया था। अभी ली हाओ के पास पैसों की बहुत कमी है।
मेरा अंदाजा है ली हाओ शायद अपनी सीनियर से कुछ पैसे उधार लेना चाहता है। ये सुनकर ये शिंगयुआन ठंडा सा मुस्कुराया। उसके चेहरे पर मजाक उड़ाने वाला भाव था। पैसे उधार हैं? ये तो सच में मजेदार हैं। सू केरो को तो हमेशा से मैंने ही पाल पोस कर रखा है। शाओ चिंग, उसके खाने, कपड़े, रहने, आने जाने, हर चीज का खर्चा मेरे कार्ड से होता है। उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? अगर ली हाओ को पता चल गया कि उसकी सीनियर को तो मैं कब से पाल रहा हूँ और उसके साथ कुछ अजीब चीजें भी की हैं, पता नहीं वो कैसा दिखता होगा। उसे जाकर देखना होगा। रोल दी, सेट के बाहर कोई आपसे मिलने आया है। कह रहा है कि वो आपका छोटा भाई है। वो काफी हैंडसम भी है। सेट के अंदर सू केरो आराम से रेस्ट रूम के सोफे पर लेटी हुई थी। उसकी असिस्टेंट शाओ ली बाहर से दौड़ती हुई अंदर आई और बताने लगी, तुम पक्का कह रही हो मेरा छोटा भाई कब से हो गया? सू केरो ने अपनी थकी हुई आंखें खोलकर पूछा। उसने शक भरी नजरों से पूछा, कल ऑफिस में ये शिंगयुआन ने पूरी दोपहर उसे परेशान किया था। अभी उसका पूरा शरीर दुख रहा था और उसमें बिल्कुल जान नहीं थी। वो बस अच्छी नींद लेना चाहती थी। जहाँ तक उस तथाकथित छोटे भाई की बात थी, वो इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती थी। वो कह रहा है कि वो सच में आपका छोटा भाई है। उसका भी सरनेम ली है। वो अपना नाम ली हाओ बता रहा है। शाओ ली एक पल के लिए रुकी, फिर उसने सू केरो के चेहरे के हाव भाव देखे और फिर आगे कहा, उसने एक फोटो भी निकाली है। फोटो में आपके बचपन की तस्वीर है। शाओ ली की आवाज आखिर में काफी तेज हो गई थी। मेरे बचपन की तस्वीर वाली फोटो, और उसका नाम जी हाओ है? ये सुनकर सू केरो ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सीधी होकर बैठ गई। उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और ली हाओ नाम बुदबुदाया। हाँ, यही नाम है। क्या हुआ, रो दी? सू केरो के चेहरे का रंग अचानक बदलते देखकर शाओ ली का दिल भी जोर से धड़क उठा और उसने तुरंत पूछा, नहीं, बस कुछ बातें याद आ गई, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। ये कहकर सू केरो तेजी से उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चल दी। उस समय तक दरवाजे पर कई उत्सुक एक्टर तमाशा देखने के लिए जमा हो चुके थे। सू केरो शाओ ली के साथ भीड़ में से रास्ता बनाती हुई मेन गेट पर पहुंची। उसने देखा कि गेट के बाहर एक नौजवान चुपचाप खड़ा था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे के एक तरफ पड़ रही थी, जिससे उसके नैन नक्श और भी साफ दिख रहे थे। उस आदमी ने एक सादी सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी और वो काफी घमंडी लग रहा था। हेलो बड़ी बहन, गुरुजी ने ही अपने अंतिम समय में मुझसे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। मैं तुम्हारा छोटा भाई जी हाओ हूँ। हाओ ने अपने सामने खड़ी सू केरो को देखा। उसकी आंखें 2 बार झपकी और उसने धीरे से अपना थूक निगला और फिर उसने यह बात कही। उस पल सू केरो ने एक लाल रंग की स्ट्रेपलेस शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी टांगें लंबी और सीधी थी। उसने पतली हील वाले सैंडल पहने हुए थे और उसके काले चमकदार बाल एक सुंदर से जूड़े में बंधे थे, जिसमें एक मोती वाला हेयरपिन लगा हुआ था। उसके बेहद खूबसूरत बादाम जैसे चेहरे पर हल्का मेकअप था। उसकी नशीली आंखें एक ठंडी ग्लैमरस चमक बिखेर रही थी। उससे एक मेच्योर औरत का अनोखा आकर्षण झलक रहा था। भले ही वो एक बाप बन चुकी थी, फिर भी उसकी खूबसूरती किसी भी देश को तबाह कर सकती थी। 1 मिनट, बाप बन चुकी थी? धत तेरी की, मुझे ऐसा अजीब ख्याल कैसे आ सकता है? ली हाओ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया ताकि वो अपने उल्टे सीधे ख्यालों से छुटकारा पा सके। जहाँ तक उसे पता था, उसकी बड़ी बहन तो अभी तक सिंगल है। वो भला एक बाप कैसे हो सकती है? पर बड़ी बहन काफी खूबसूरत है। बस पता नहीं मेरी पहली वाली उसे अपनी सौतन के रूप में स्वीकार करेगी या नहीं। उसके जैसी लड़की जिसमें दुनिया की सारी किस्मत भरी हो, उसके आसपास तो औरतें ही औरतें होनी चाहिए। उस समय ली हाओ मन ही मन सू केरो को अपनी दूसरी बीवी मान चुका था। मुझे गुरुजी के बारे में पता चल गया है। जो गुजर गए सो गुजर गए। चूंकि तुम गुरुजी के शिष्य हो, तो आज से तुम मेरे छोटे भाई हुए। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह सकते हो। सू केरो की आवाज बहुत सुरीली थी, झरने के पानी की तरह मीठी, लेकिन उसके शब्द बहुत रूखे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो ली हाओ को एक अजनबी समझ रही हो। ली हाओ उसका ठंडा रवैया सुन रहा था और उसे बहुत दुख हो रहा था। और जैसे ही ली हाओ ये सोच रहा था कि पैसे उधार मांगे या नहीं, एक शातिर और मनमोहक आवाज सुनाई दी। ओह, सोचा नहीं था कि मेरी प्यारी केरो का एक जूनियर भाई भी है। तभी एक खूबसूरत साया अचानक सबकी नजरों में आ गया। उसने सिल्वर ग्रे रंग का सूट पहना हुआ था।
उसके हैंडसम चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी लंबी खूबसूरत आंखें झुकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी पल किसी को भी अपनी आंखों से घायल कर सकता हो। आने वाला कोई और नहीं बल्कि ये शिंगयुआन था। ये शिंगयुआन के हाथ में खुशबूदार कॉफी का एक कप था जिसे वो धीरे धीरे मजे से पी रहा था। क्या कर सकते हैं, कंपनी बहुत बड़ी है, दिन रात की मेहनत से बहुत थक जाता हूँ, ताजगी के लिए थोड़ी कॉफी पीनी पड़ती है। वाह, यंग मास्टर ये आए हैं। अरे बाप रे, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। प्रिंस ये हमें यहाँ मिल गए। वो मेरे आइडल हैं। असल में तो वो तस्वीरों से भी ज्यादा हैंडसम हैं। वहाँ तुरंत हलचल मच गई और कई एक्ट्रेसेस हैरानी से चिल्लाने लगी। उनकी आंखों में गुलाबी तारे चमक रहे थे। ये शिंगयुआन ने बस हल्के से सब पर एक नजर डाली। आखिर में उसकी शातिर नजरें सू केरो पर आकर टिक गईं। ये शिंगयुआन ने अपनी उंगली सू केरो की तरफ उठाई और उसे हल्का सा इशारा किया। ये शिंगयुआन को खुद को बुलाते देख, जो सू केरो पहले घमंडी और मासूम लग रही थी, वो पल भर में नर्म और आज्ञाकारी बन गई। सबकी हैरान नजरों के सामने सू केरो ने हैरानी की हद तक आज्ञाकारी रूप दिखाया। वो धीरे धीरे ये शिंगयुआन के सामने चली गई और घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर रखे और बहुत ही विनम्रता और सम्मान के साथ कहा, यंग मास्टर, हुक्म दीजिए। केरो आपके हर आदेश का पालन करेगी। आसपास खड़े लोग ये सीन देखकर पत्थर बन गए। वे सब हैरान होकर ये शिंगयुआन और सू केरो को देख रहे थे। इस पर यकीन करना मुश्किल था। सिस्टर रो, सू केरो की असिस्टेंट के तौर पर, शाओली ने पहली बार अपनी बॉस को इस तरह देखा था, किसी को यंग मास्टर कहकर बुलाते हुए। ये कैसे हो सकता है? ड्रैगन देश की इतनी मशहूर एक्ट्रेस यंग मास्टर ये की औरत है? एक हिम्मत वाले एक्टर ने हकलाते हुए कहा, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता। उससे पहले ही पास खड़े एक साथी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और चुप रहने का इशारा किया। सबको पता होना चाहिए कि सू केरो ड्रैगन देश की फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी टॉप एक्ट्रेस है, जिसके पास अनगिनत रिसोर्सेज हैं। सेट पर उसकी फीस आसमान छूती है और वो अनगिनत लोगों की नजरों में एक घमंडी देवी है। तो फिर अब उसका ये शिंगयुआन से क्या रिश्ता हो सकता है? बल्कि ऐसा लग रहा है मानो वो ये शिंगयुआन की नौकर हो, जैसे उसे ये शिंगयुआन ने हमेशा से अपनी रखेल बनाकर रखा हो। रुको, रखेल? अचानक लोगों को कुछ याद आया। उन्होंने फिर से ध्यान से ये शिंगयुआन को देखा और उसके सामने विनम्र और आज्ञाकारी सू केरो को देखकर उनके मन में एक अजीब ख्याल आया। सू केरो की पहली मशहूर फिल्म। क्या ऐसा तो नहीं कि ड्रैगन देश की यह मशहूर एक्ट्रेस जब इंडस्ट्री में नई नई आई थी तो उसे ये शिंगयुआन जैसे पैसे वाले मालिक का सहारा मिला, और एक तरफ ये सब देखकर ली हाओ पर जैसे बिजली गिर गई हो। वो पूरी तरह से सन्न रह गया। अपमान की एक लहर उसके दिल में दौड़ गई। वो गुस्से से भर गया। क्या यह वही सीनियर है जिसे मास्टर अपनी जिंदगी का गर्व बताते थे, जिसके पास यिन यांग लेवल की पावर है? उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस सीनियर को मास्टर हमेशा उसका आदर्श बताते थे और जिसे पाने के लिए उसे मेहनत करने को कहते थे, वो ऐसे घटिया ये शिंगयुआन के सामने घुटने टेक देगी और उसे सम्मान से यंग मास्टर कहेगी, ठीक किसी अमीर घर की नौकरानी की तरह। यह नजारा देखकर ली हाओ का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसका दिल हार मानने को तैयार नहीं था। साथ ही उसे ये शिंगयुआन से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। किस हक से? वो ये शिंगयुआन किस हक से? खासकर जब सीनियर इस तरह बिना कुछ कहे सब सह रही है।